गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अरुणा सावा आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। और पिछली जो हमने वीडियो पढ़ी है उन वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने जो इतिहास के स्रोत हैं जहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि इतिहासकारों ने कहाँ कहाँ से इसे क्रमबद्ध किया है, वो हमने इसमें देखा है। उसके आगे में हम देखेंगे कि जो हमने धार्मिक साहित्य देखा था, उन धार्मिक साहित्यों में हमने ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में चर्चा की है। उसके बाद अब दूसरा उसी में साहित्यों में हमारा आता है धर्मेतर साहित्य। दूसरा कौन सा आता है आपका? धर्मेतर साहित्य। हमने इसमें से तीन पढ़े थे। पहला था धार्मिक साहित्य, दूसरे थे धर्मेतर साहित्य और तीसरा था वंशावलियां। तो धर्मेतर साहित्य को हम चार भागों में बांट सकते हैं। इस धर्मेतर साहित्य को जो हम चार भागों में बांटेंगे, उसमें सबसे पहला भाग आता है आपका ऐतिहासिक साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य का मतलब क्या होता है, पहले आप इसे भी समझ लें कि धर्म के अलावा, जैसे ब्राह्मण जो धार्मिक साहित्य थे उसमें केवल धर्म के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन धर्मेतर साहित्य में धर्म के अतिरिक्त विषयों के बारे में अगर हमें जानकारी मिलती है, वो कहलाते हैं आपके धर्मेतर साहित्य की जानकारी मिलती है। उसे अतिरिक्त विषयों की जानकारी हमें किसमें मिलती है? धर्मेतर साहित्य में मिलती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट में आता है आपके ऐतिहासिक साहित्य। दूसरा आपका आता है विशुद्ध साहित्य ग्रंथ या ऐतिहासिक साहित्य या ऐतिहासिक ग्रंथ, आप इसको बोल सकते हो। ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ। तीसरा आपका इसमें आता है क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य या क्षेत्रीय ग्रंथ हम इसको बोल सकते हैं, क्षेत्रीय साहित्य बोल सकते हैं। और चौथा आपके आता है विदेशी विवरण या विदेशी साहित्य। विदेशी विवरण या विदेशी साहित्य। तो इस तरह से हमारा जो धर्मेतर साहित्य है वो चार भागों में बटा है। सबसे पहला भाग आपका आता है ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा भाग आपका आता है विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, तीसरा भाग आपका आता है क्षेत्रीय साहित्य और चौथा विदेशी साहित्य। क्षेत्रीय और विदेशी साहित्य का मतलब, क्षेत्रीय का मतलब तो आप समझ में आ ही रहा है कि क्षेत्र से संबंधित साहित्य हमें इसमें मिलेगा, और विदेशी साहित्य का मतलब हमें विदेशों, हमारे यहाँ पर जो विदेशी लेखक आए थे या विदेशी यात्री आए थे, उन्होंने हमारे भारत के बारे में जो जो लिखा अपनी पुस्तकों में, वो भी हमारे लिए क्या है? एक तरह का हमारे लिए इतिहास बनता है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। इन ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे पहले हम जिसको लेंगे वो आपके आएगा ऐतिहासिक ग्रंथ में हम अलग अलग लेखकों द्वारा रचित रचनाएं, अलग अलग लेखकों द्वारा रचित रचनाओं को हम इसमें देखेंगे। और उसमें सबसे पहले आपकी आती है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी ये एक पुस्तक का नाम है। इसके रचयिता है, इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है, ये हम लिख सकते हैं इसको लेखक है इसके कल्हण। कल्हण की राजतरंगिणी, इस तरह से इसको आप इजीली रन कर सकते हो। कल्हण की राजतरंगिणी। इस कल्हण की राजतरंगिणी में आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर का इतिहास, कश्मीर के इतिहास में कश्मीर के पहली शताब्दी से लेकर, कहां से? पहली शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का इतिहास आपको इसमें मिलता है। पहली शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का इतिहास आपको किसमें मिल जाएगा? कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में आपको इसमें इसका इतिहास मिलेगा। सेकंड आपकी आती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ये किसके द्वारा रचित है? अर्थशास्त्र, अगर आपने नाम सुना है, वो लेखक का नाम है कौटिल्य, या फिर आप बहुत अच्छे तरीके से जिसे जानते हैं चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहे हैं, उनको आप जानते हैं अच्छे से नाम से। तो उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है। और कौटिल्य भी बोल सकते हैं आप उनको, चाणक्य बोल सकते हो, या फिर विष्णुगुप्त आप उनको नाम से बुला सकते हो। विष्णुगुप्त द्वारा रचित अर्थशास्त्र
इस समय ये किस राजा के समय में थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जो सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक व्यवस्था थी या उस समय जो व्यवस्था चल रही थी, उन सारी व्यवस्थाओं या नियमों, आचरण के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है। उसके बाद आपके इसमें इसके अलावा उन्होंने, कौटिल्य ने क्या किया इसके अंतर्गत? पुराण, इतिवृत्त, आख्यान और धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र को भी सम्मिलित किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की शासनकाल की जितनी भी जानकारी आपको मिलेगी वो किससे मिलेगी? अर्थशास्त्र, जो किसके द्वारा रचित किया गया है? कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा रचित किया गया है। इसके अलावा एक तीसरा नंबर आता है आपका जीवन चरित ग्रंथ। जीवन चरित ग्रंथ, जिसको आप इंग्लिश में बायोग्राफी बोल सकते हो। और बायोग्राफी का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी राजा या शासक के बारे में पूरी जानकारी या उनकी पूरा जीवन चरित्र उसमें एक पुस्तक में संकलित किया जाए, उसे हम कहते हैं जीवन चरित ग्रंथ। तो इस बायोग्राफी में बहुत सारे लेखकों ने अलग अलग रचनाएं अलग अलग शासकों के समय में की है। तो वो रचनाएं हम इस जीवन चरित ग्रंथ में देखेंगे, अलग अलग लेखकों द्वारा लिखित। इनको आपको अच्छे से दिमाग में लर्न करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनके सिर्फ नाम ही पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। तो आपको पहली याद रखनी है राजतरंगिणी, जिसके लेखक हैं कलहन। दूसरे अर्थशास्त्र, जिनके लेखक हैं या तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अब जीवन चरित ग्रंथ में आप देखेंगे सबसे पहला आता है आपका बाणभट्ट। सबसे पहले आता है आपका बाणभट्ट। इन्होंने किसकी रचना की थी? हर्षचरित। ये हर्षवर्धन के समय में दरबारी कवि थे और इन्होंने राजा हर्षवर्धन के बारे में अपने इतिहास में पूरी तरह से उनके पूरा जीवन शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां ली है, उन्होंने क्या क्या विजय, कौन कौन सी विजय की है और कहाँ किन किन कार्यों में सफलताएं मिली उन्हें या असफलताएं, जो भी है उनके जीवन चरित्र से संबंधित सारी घटनाएं आपको किसमें मिलेगी? हर्षचरित में आपको मिलेगी। और ये किस काल में थे? हर्षवर्धन के समय में थे। हर्षवर्धन के समय की सारी जानकारी हमें किसमें मिलेगी? आपको बाणभट्ट में मिलेगी। उसके बाद आपके दूसरे नंबर पे आपके आती है वाक्पति द्वारा रचित। वाक्पति द्वारा रचित गौड़बहु। वाक्पति द्वारा रचित गौड़बहु। इसमें आपको मिलेगी कन्नौज की जानकारी। जो कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन, उनकी जानकारी आपको किसमें मिलेगी? ये वाक्पति द्वारा रचित गौड़बहु में आपको मिलेगी। कन्नौज के राजा यशवर्मन के समय की सारी जानकारी, उस समय की तात्कालीन सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक सभी जानकारी आपको किसमें मिलती है? कन्नौज के राजा यशवर्मन की जानकारी गौड़बहु में मिलती है, जो किसके द्वारा रचित की गई है? वाक्पति के द्वारा। आप इधर लिख लें लेखक और ये आप लिख लें इधर रचना। किस लेखक ने कौन कौन सी रचनाएं की है? तो लेखक और रचनाकार, रचना के नाम। फिर आपके आता है विल्हन। थर्ड नंबर पे आपके लिखेंगे हम विल्हन। और विल्हन ने भी अपने बुक में या अपनी पुस्तक में, जो इनका नाम था विक्रमांक देव रचित। विल्हन ने अपनी पुस्तक विक्रमांक देव रचित में इन्होंने किस समय के राजा की बात की है? विक्रमादित्य पंचम के समय की सारी जानकारी हमें किस बुक में मिलती है? विल्हन में मिलती है। तो विक्रमादित्य पंचम की जानकारी हमें किस बुक से मिलेगी? किस पुस्तक से मिलेगी? विल्हन द्वारा रचित विक्रमांक देव चरित रचित में मिलेगी। पंचम की जानकारी हमें इसमें मिलती है। फिर हम और भी बहुत सारे अलग अलग हैं जिसमें हम नाम देखते हैं जयसिंह द्वारा रचित कुमारपाल चरित। जयसिंह द्वारा रचित कुमारपाल चरित। इसमें राजा कुमारपाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर आपके आता है नयनचंद्र सूरी।
द्वारा रचित। नयन चंद्र सूरी जो है वो भी एक काफी प्रख्यात नाम है। इन्होंने हम्मीर महाकाव्य की रचना की है। नयन चंद्र सूरी, ये भी काफी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित कौन सी रचना, इनकी रचना है हम्मीर महाकाव्य। और इन्होंने हम्मीर राजा, जो हम्मीर देव राजा थे, जो शासक थे, उनके जीवन की सारी जानकारी हमें किसमें मिलेगी, हम्मीर देव। नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित हम्मीर महाकाव्य में मिलेगी आपको सारे हम्मीर शासक जो हम्मीर देव शासक थे उसमें आपको उसकी सारी जानकारी उसमें आपको मिलेगी। फिर नेक्स्ट आपके आते हैं, उसमें नेक्स्ट राजा के नाम आता है पद्मगुप्त। पद्मगुप्त, इनमें सिर्फ आपको सारे नेम और सारे रचना के नाम को ही हमें याद रखना है और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। पद्मगुप्त ने बनाया है नव सहसांग चरित नाम से एक रचना की है, नव सहसांग चरित। इसकी रचना की इन्होंने और इसमें परमार वंश के शासकों के बारे में इन्होंने बताया है। जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग हमारे यहाँ पर वंशज आए हैं और परमार वंश, चोल, चालुक्य, परमार वंश, इस तरह से अलग अलग जो वंश आए हैं उनकी अलग अलग जानकारी हमें अलग अलग पुस्तकों से मिलती है। उसके बाद आपके आता है जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय। और इसमें हमें पृथ्वीराज जो राजा थे उनके बारे में सारी हमें जानकारी, उनकी विजयों की जानकारी हमें इसमें मिलती है। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी रचनाकार हैं और जिन्होंने जिस समय में वो थे उस समय के राजाओं की जीवन चरित्र के बारे में अलग अलग घटनाओं की सारी जानकारी हमें किसमें मिलती है, हमारे इन ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलती है। जिसमें से सबसे पहले हमने लिया था राजतरंगिणी को, दूसरी हमने ली अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा रचित था, तीसरा हमने लिया है इसमें बाणभट्ट को जो इन्होंने हर्षचरित की रचना की है, जिन्होंने हर्षचरित के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में बताया है। वागपति ने जिन्होंने गौड़बहु की रचना की है और कन्नौज के राजा यशवर्मन के बारे में हमें जानकारी दी है। विल्हन जो लेखक थे इन्होंने विक्रमांक देव चरित की रचना की है और विक्रमांक देव चरित में विक्रमादित्य पंचम की जानकारी हमें इससे मिलती है। फिर आपका आता है जय सिंह ने, जिनमें कुमारपाल चरित की रचना की है। एंड देन नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित हम्मीर महाकाव्य, जिसमें राजा हम्मीर देव के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एंड देन पद्मगुप्त जिन्होंने नव सहसांग चरित लिखा और उसमें हमें परमार वंश की जानकारी मिलती है। फिर आपका आता है जयानक, जिसमें पृथ्वीराज विजय या पृथ्वीराज की विजयों के बारे में सारी हमें जानकारी मिलती है। तो ये आपका एक ऐतिहासिक ग्रंथ जो था वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आते हैं विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, जो अलग अलग विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें हमारे जो धर्मेतर साहित्य में सबसे पहला पार्ट था ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा पार्ट आपका आता है विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ में भी हमें इसी तरह से लेखकों और उनके द्वारा रचित पुस्तकों के नाम अच्छे से याद रखने पड़ेंगे और उनसे हमें जो अलग अलग समय की जानकारी मिली है वो हमें उसमें बतानी होगी। तो सबसे पहले विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ में कथा, कोश, टीकाएं और अलग अलग नाटक, काव्य, इनके रूप में अलग अलग ये मिला है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि ये नाटक के रूप में भी हो सकता था, कथा के रूप में भी हो सकता है, काव्य के रूप में भी हो सकता है, कोश, तो अलग अलग तरह के रूप में अलग अलग प्रकार से हो सकता है। इसको हमने कहा है विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ कहा है। इसमें उस समय के शासकों की आर्थिक व सामाजिक जीवन की जानकारी हमें उससे मिलती है। इसमें भी अलग अलग रचनाकार हैं और अलग अलग लेखक हैं, जिसमें सबसे पहले रचना और हम इधर लिख लेते हैं लेखक। इसमें सबसे पहला आता आपका अष्टाध्यायी, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। और फिर आपके आती है
पातंजलि द्वारा रचित महाभाष्य और गार्गी संहिता। महाभाष्य और गार्गी संहिता, महाभाष्य व गार्गी संहिता दो अलग अलग नाम है ये। गार्गी संहिता, और इसे क्या गया है, इसकी रचना जो लेखक है वो है पंतजलि, या कहीं कहीं आपको इसका नाम पांतजलि भी मिल सकता है। उसके बाद आपके आती है मालविकाग्निमित्र, जो आपके कालिदास, जो संस्कृत के महान लेखक हैं, उनके द्वारा रचित की गई है, और वो रचना है मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र इसकी रचना की है कालिदास ने, और उन्होंने अपने समय की जो नाटक के रूप में लिखा गया है, और इस नाटक में उन्होंने उस समय की सारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों को दर्शाया गया है। उसके बाद आपके आती है मेघतिथि द्वारा लिखित मिताक्षरा। मेघतिथि द्वारा लिखित मिताक्षरा जिसके लेखक हैं मेघतिथि। इसी तरह से मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त ने लिखी है। मुद्रा राक्षस जो किसके द्वारा लिखित है, विशाख दत्त द्वारा लिखित है। विशाख दत्त। अब इसमें आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि ये सारे सिर्फ लेखक और उनके नाम ही साहित्य के रूप में पढ़ना हमें, कि कौन कौन से साहित्यों से हमें जानकारी मिलती है, तो सिर्फ हमें लेखकों के नाम की ही जानकारी इसमें देनी है। फिर आपका आता है इस तरह से पंचतंत्र की कहानियों का नाम अगर आपने सुना है तो विष्णु शर्मा द्वारा, देखिए पंचतंत्र की जो कहानियां थी, पंचतंत्र की कहानियों में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। विष्णु शर्मा, अगर आपने कभी बहुत पहले विक्रम बेताल का नाम सुना तो वो शायद पंचतंत्र की कहानियों में, या और दूसरी भी कहानियां हैं अलग अलग जो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, रोचक कहानियां हैं, वो पंचतंत्र की कहानियों में आती हैं। फिर आपके आता है कथा सरित सागर। ये सोमदेव द्वारा रचित है। इस तरह से हमारे पास एक और लास्ट में लिख सकते हैं अमरकोश और अमर सिंह द्वारा रचित है। और भी हम बहुत सारे इसमें नाम आपको लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो अगर आपके पास हैं तो। कुल मिला के मेन जो है उसमें देख सकते हैं कि विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ में जो नाटक या कथा या काव्य के रूप में लिखे गए हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले रचना कौन सी है, अष्टाध्यायी रचना है जो पाणिनि द्वारा रचित की गई है। दूसरा आपका महाभाष्य गार्गी संहिता है जो पंतजलि या पांतजलि जो नाम आता है उसके द्वारा रचित है। तीसरा आपका आता है मालविकाग्निमित्र जो कालिदास द्वारा रचित है। फोर्थ आता है आपका मिताक्षरा जो मेघतिथि द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। कथा सरित सागर जो सोमदेव द्वारा रचित है। अमरकोश जो अमर सिंह द्वारा रचित है। इसी तरह से अब हमारा तीसरा पॉइंट इसका जो धर्मेतर साहित्य है, अब हम उसका तीसरा पॉइंट लेते हैं। ये आपका था दूसरा पॉइंट, अब हम लेते हैं तीसरा। वो थर्ड पॉइंट क्या है आपका, क्षेत्रीय साहित्य। जिस तरह से हमने ऐतिहासिक ग्रंथ देखे हैं या विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ देखे हैं, उसी तरह से उस समय के क्षेत्रीय साहित्य भी लिखे गए हैं। मीन्स जो उस जिस क्षेत्र के, जैसे आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान क्षेत्र के इतिहास की जानकारी हमें क्षेत्रीय साहित्य से मिलती है। और चाहे वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग राज्यों में कहीं से भी कहीं भी क्षेत्र हो, अलग अलग जगहों की जानकारी अलग अलग क्षेत्रीय साहित्यों से मिल सकती है। तो तीसरा पॉइंट आपके आता है क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य में अलग अलग क्षेत्र के लेखकों ने अपने अपने साहित्य के बारे में, अपने अपने क्षेत्र के साहित्य के बारे में हमें जानकारी दी है। जिसमें सबसे प्राचीन क्षेत्रीय साहित्य कहलाता है तेलुगु साहित्य, जिसे संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसके प्रणेता थे ऋषि अगस्त्य थे। और इन्होंने दक्षिण के चोल और पल्लव वंश की जानकारी हमें इसमें दी है। तो सबसे पहले आपके क्या आता है इसमें, तेलुगु साहित्य जो सबसे प्राचीन साहित्य है। तेलुगु साहित्य कौन सा है, सबसे प्राचीन साहित्य है। और प्राचीन साहित्य के साथ साथ इसको किस नाम की संज्ञा, किस नाम से भी जाना जाता है, इसे संगम साहित्य के नाम से भी
जाना जाता है। और इसमें इन्होंने उस समय के जो चोल व पल्लव वंश जो दक्षिण में थे, उन चोल और पल्लव वंश के शासकों की जानकारी या उस समय के शासकों की प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी हमें इसमें मिलती है। उसके बाद आपके आते हैं इसमें संगम साहित्य और एक कृष्णदेव राय का नाम। 20 मिनट हो गया यार घना। कृष्णदेव राय का नाम आपने सुना है, तो वो कृष्णदेव राय जो विजयनगर के शासक थे, उनके लिए भी एक रचना उसमें रची गई है और वो रचना थी कृष्णदेव राय विजयम, जिसको किन्होंने रचा था, धुर्जटी ने। तो एक साहित्य तेलुगु साहित्य, दूसरा साहित्य का नाम क्या था आपके, दूसरे साहित्य का नाम था तेलुगु ग्रंथ, जिसको हम कृष्णदेव राय तेलुगु ग्रंथ था, जिसमें कृष्णदेव राय विजयम, ये किसके द्वारा रचित है, ये पुस्तक धुर्जटी के द्वारा रचित है, धुर्जटी के द्वारा रचित पुस्तक है। और इसमें विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की समय की जानकारी हमें, उस समय की उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद आपके पास आते हैं हमारा जो राजस्थान का इतिहास है, तो राजस्थानी साहित्य, एक हमने देखा तेलुगु साहित्य, दूसरा हम देख सकते हैं राजस्थानी साहित्य की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो वो राजस्थानी साहित्य की जानकारी या राजस्थानी ग्रंथ हम जिसको बोल सकते हैं, वो राजस्थानी ग्रंथ हमें अलग अलग, आपने नाम सुना हो तो पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़ दे और पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई द्वारा रचित है, तो वो अलग अलग उन सब से हमें अलग अलग शासकों की जानकारी मिलती है। तो हम सिर्फ नाम, रचना और उनके लेखकों के नाम को अच्छे से याद रखना है हमें, रचना व लेखक। फर्स्ट में आपके आता है पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं चंद्रबरदाई। लेखक का नाम है चंद्रबरदाई। दूसरे आपके पद्मनाभ, कानड़ दे, ये किसके द्वारा रचित है, ये रचित है पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़ दे। और इसके साथ साथ आपकी आती है वंश भास्कर, ये बहुत अक्सर पूछा जाता है, वंश भास्कर जो सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है। तो वंश भास्कर जो सूर्यमल द्वारा रचित है, वंश भास्कर सूर्यमल द्वारा रचित है। और एक जो ख्यात होती है, जिसमें वो उस समय के शासकों के बारे में गीत गाकर इस तरह से समझाते हैं, तो उसमें आती है, दो तरह की आती है, जिसको हम बोल सकते हैं नैनसीरी ख्यात और बाकेदासरी ख्यात। तो आपके इसमें आप लिख सकते हो नैनसीरी ख्यात और बाकेदासरी ख्यात। तो ये किसके द्वारा रचित है, ये नैन्सी द्वारा रचित है, और जो बाकेदासरी ख्यात है वो बाकेदास द्वारा रचित है। तो आप उसको अच्छे से ऐसे नाम याद कर लें। उसके बाद अब आपका आता है फोर्थ नंबर पर, जो फोर्थ नंबर का है वो आपका कहलाता है विदेशी विवरण। क्षेत्रीय साहित्य पहला था आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, तीसरा आपने लिया है तीसरा क्षेत्रीय साहित्य, और लास्ट है आपका विदेशी विवरण या विदेशी साहित्य। हमने देखा कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे विदेशी यहाँ पर भ्रमण करने के लिए या यहाँ के भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए यहाँ पर आया करते थे। तो उनमें ही हमारे जो विदेशी विवरण उन्होंने जो लिखा है अपने इतिहास में या अपनी पुस्तकों में, वो ही चीज हमारे लिए क्या बन गई है, इतिहास की जानकारी बन गई है। इसमें सबसे पहला आता है आपका यूनानी साहित्य, दूसरा चीनी साहित्य और तीसरा आपका आता है तिब्बती साहित्य।
सबसे पहला आपका आता है यूनानी साहित्य। यूनानी साहित्य तीन जगह से हमारे यहाँ पर आए थे। तो सबसे पहला यूनानी साहित्य, दूसरा चीनी साहित्य और तीसरा आपका आता है तिब्बती साहित्य। तिब्बती साहित्य। यूनानी साहित्य में अलग अलग यूनान से अलग अलग लेखक, अलग अलग इतिहासकार हमारे यहाँ पर आए थे। इसमें सबसे पहला नाम हम ले सकते हैं टेसियस का, जो ईरान के राजवैद्य थे। सबसे पहला नाम यूनानी में हम देखते हैं टेसियस। टेसियस कौन थे? ईरान के राजवैद्य थे और इन्होंने भी भारत के बारे में इन्होंने इसमें कुछ लिखा था। तो ईरान के राजवैद्य जो भारत आए थे और भारत के बारे में इन्होंने अपने पुस्तक में या अपने जानकारी दी थी। दूसरे नंबर पे थे हेरोडोटस। हेरोडोटस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास के जनक के रूप से जाना जाता है या फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से हम इनको जानते हैं। हेरोडोटस को आप किसके नाम से जान सकते हैं? इतिहास के जनक के नाम से जान सकते हैं और इन्होंने भी हमारे भारत का बहुत अच्छे से इन्होंने वर्णन किया है। थर्ड नंबर पर आपके आती है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ पर आए थे और इनको भेजने वाले कौन थे? यूनानी शासक जो सेल्यूकस थे, उन्होंने इन्हें भेजा था और इन्होंने यहाँ पर आकर एक पुस्तक का निर्माण किया, रचना की है। उसका नाम था इंडिका और इंडिका में उसने चंद्रगुप्त मौर्य के समाज की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया है। तो एक पुस्तक, उसका नाम था मेगास्थनीज। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा था। इंडिका इनकी पुस्तक का नाम है और इस इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के कालीन या समकालीन सारी व्यवस्थाओं को इन्होंने इसमें बताया है इंडिका में। और किसके समय में आए थे ये? यूनानी राजा सेल्यूकस के समय में या उन्होंने इन्हें यहाँ पर भेजा था। उसके बाद आपके आते हैं इसमें टॉलमी और स्ट्रैबो। ये दो थे, टॉलमी और स्ट्रैबो। इन्होंने अपनी पुस्तक भूगोल, इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम ही क्या रखा है? भूगोल। और इसमें इन्होंने हमारे यहाँ के भारत के इतिहास के बारे में इन्होंने लिखा है और स्ट्रैबो की बुक का नाम भी क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? भूगोल। तो इस तरह से आपको अलग अलग समय से अलग अलग जानकारी मिलती है। एक है आपके प्लिनी द एल्डर, कौन है? और एक और है आपकी 6 नंबर पे प्लिनी द एल्डर। प्लिनी द एल्डर, प्लिनी द एल्डर। प्लिनी द एल्डर में इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री के बारे में लिखा है। इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा है? नेचुरल हिस्ट्री। इस तरह से एक बुक और लिखी है जिसमें पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसमें इन्होंने बंदरगाहों के बारे में जानकारी दी है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसमें इन्होंने बंदरगाह व व्यापार की जानकारी हमें दी है। बंदरगाह व व्यापार की जानकारी हमें इसमें दी है। तो इस तरह से जितने भी तिब्बती यहाँ पर आए हैं तिब्बती साहित्य के लिए, तो उनमें सबसे पहले मेरा नाम है टेसियस का, उसके बाद हेरोडोटस, मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लिखी थी, टॉलमी और स्ट्रैबो ने भूगोल में हमारा जानकारी दी है, प्लिनी द एल्डर ने नेचुरल हिस्ट्री की जानकारी दी है एंड पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में हमें व्यापार और बंदरगाह की जानकारी मिलती है। इसी के साथ साथ हमने जो चीनी साहित्य, चीनी जो यात्री आए थे यहाँ पर, उन चीनी यात्रियों में हम 2 नाम बहुत अच्छे से जानते हैं और वो है आपके फाहियान और हैंसांग। चीनी साहित्य, इन चीनी साहित्यों में आपके 2 नाम बहुत अच्छे से हैं, फाहियान और हैंसांग, और एक तीसरा नाम और आता है और वो नाम है आपका इत्सिंग।
ये तीनों ही अलग अलग काल में आए हैं और अलग अलग समय में इन्होंने अलग अलग जानकारी दी है। सबसे पहले आपके आता है फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यहाँ पर आए और इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की सारी जानकारी अपनी पुस्तक में लिखी है, जो 399 से 414 ईस्वी के समय में थे। 399 से 414 ईस्वी के काल में इन्होंने इसकी सारी जानकारी हमें इसमें दी है। दूसरा आपके आता है वैनसांग। वैनसांग इसे चीनी यात्रियों का राजकुमार, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार की संज्ञा इसको दी गई है और ये यात्रियों का राजकुमार की संज्ञा दी गई है और ये राजा हर्षवर्धन के समय में यहाँ पर आए थे। राजकुमार की संज्ञा दी गई और हर्षवर्धन जो थे उस समय में इन्होंने वो यहाँ आए और यहाँ पर हर्षवर्धन के समय में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी दी। इसके साथ साथ इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा भी ग्रहण की थी और हमारे यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसमें इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम लिखा था CU की। इस पुस्तक में इन्होंने समकालीन या हर्षवर्धन के समय की सारी जानकारी हमें इसमें मिलती है। तीसरा नंबर पे आपके आता है इसमें इत्सिंग, जिसको कम लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर आए थे और ये केवल 7वीं शताब्दी के अंत में, 7वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पर आए थे और इन्होंने उस समय की जानकारी हमें दी थी। वैनसांग जो थे वो 629 से 644 ईस्वी तक का समय के बारे में हमें बताते हैं और आपके जो इत्सिंग थे वो हमें बताते हैं 672 से 668 ईस्वी तक का जो समय था उस समय की जानकारी हमें इसमें मिलती है। अब आपके 668 से 672 तक की जानकारी हमें इसमें मिलती है। अब अंतिम आपके आते हैं तिब्बती साहित्य। फाहियान, वैनसांग और इत्सिंग, ये इन तीनों ने हमारे यहाँ की भारतीय इतिहास की बहुत अच्छे से जानकारी हमें अपने अपने साहित्य, अपने अपने पुस्तक में हमें दी है। इसके बाद अंतिम आपका जो आता है वो अंतिम है तिब्बती साहित्य। तिब्बत से भी यात्री हमारे यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपने अपने साहित्य में हमारे यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में लिखा है। और वो तिब्बती कौन कौन थे? सबसे पहले नाम आता है उसका तारानाथ। सबसे पहला नाम आता है तारानाथ। तारानाथ, ठीक है। इन्होंने अपनी दो पुस्तक में लिखे हैं, जिस पुस्तक का नाम है कंग्यूर और तंग्यूर। क्या नाम है इसका? कंग्यूर व तंग्यूर। और इन्होंने इस समय कंग्यूर और तंग्यूर में इन्होंने अपने पुस्तक में भारतीय इतिहास की जानकारी दी है। दूसरे नंबर पे आपके नाम आता है मसूदी। मसूदी इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक में लिखी है जिसका नाम था मिडॉस ऑफ गोल्ड। मिडॉस ऑफ गोल्ड। ये उस समय के राजा या शासकों की जानकारी हमें इसमें मिलती है। तीसरा आपका नाम आता है चचनाम, जिसमें सिंध प्रांत की जानकारी हमें इसमें मिलती है। चचनाम, जिसमें हमें सिंध प्रांत की जानकारी मिलती है। सिंध प्रांत के समय की उस समय की वहाँ की व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और एक अरबी शासक था अल बरूनी। अल बरूनी जो शासक अरबी था, लेकिन उसने यहाँ पर आकर संस्कृत भाषा को सीखा और संस्कृत भाषा को सीखकर हमारे जो भी धर्म ग्रंथ या साहित्यिक ग्रंथ थे उन ग्रंथों का अनुवाद अपनी अरबी लैंग्वेज में, अपनी अरबी भाषा में किया है। उन्होंने अपनी जो पुस्तक का नाम बनाया अपनी पुस्तक किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद, दो नाम से इसको जाना जाता है, तारीख उल हिंद। इस तरह से अलग अलग समय में अलग अलग लेखकों द्वारा रचित सामग्री से हमें हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अरे मेरा टॉपिक ही खत्म नहीं होगा, ऐसे 10-10 मिनट में खत्म नहीं होगा।